हेलो दोस्तों। आज हम लेटर डी से शुरू होने वाले लिटरेरी टर्म्स की बात करेंगे। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। द एग्जैक्ट literal meaning of a word or the dictionary definition of a word is called. Options are connotation or denotation. Denotation is the right answer, friends. किसी भी वर्ड को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दिए हुए वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो डिक्शनरी वाला मीनिंग यानी कि लिटरल मीनिंग, जिसको हम डिनोटेशन कहते हैं दोस्तों। और दूसरा इम्प्लाइड मीनिंग, जो कि उस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग आ रहा है, उसे हम कन्नोटेशन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ड्रामा और फिक्शन द फाइनल अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट, द untying of the knot, or the solution of the mystery, or the outcome is called. Options are denouement, exposition. The correct answer is denouement, friends. denouement ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में सबसे एंड में आता है और ये प्लॉट की गुत्थी सुलझाने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट या फिर अनटाइंग ऑफ द नॉट या सॉल्यूशन ऑफ द मिस्ट्री, जब सारे के सारे राज खुल जाते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाता है, वहीं पर होता है denouement। एक्सपोजिशन तो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में सबसे स्टार्टिंग में आता है दोस्तों। सो एक्सपोजिशन कम्स राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर और denouement कम्स एट द एंड। नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ राइटिंग that manifests the author's desire to instruct and improve the reader. This quality is quite evident in Bunyan's The Pilgrim's Progress. Options are aestheticism or didacticism. The right answer is didacticism, friends. Didacticism ही वो क्वालिटी है जिसमें कोई भी लेखक हमें इंस्ट्रक्ट या इम्प्रूव करने का काम करता है। अर्थात वो हमें डिलाइट या प्लेजर देने की बजाय टीचिंग और प्रीचिंग पर अपना ध्यान रखता है। टीच और प्रीच वाली बात डायडेक्टिसिज्म में की जाती है और ब्यूटी और डिलाइटिंग वाली बात एस्थेटिसिज्म में होती है दोस्तों। और बनियान का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है, वो हमें इंस्ट्रक्ट करने का और इम्प्रूव करने का काम करता है। इसीलिए वो एक डायडेक्टिसिज्म वाला वर्क है दोस्तों। A wailing song sung at a funeral or in commemoration of death, a short lyric or lamentation, coronach, elegy, monody, chronody। तो एक ऐसा दुख भरा गीत जो फ्यूनरल पर या फिर किसी व्यक्ति की डेथ पर गाया जाता है दोस्तों, ये एक सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन होता है। और इसी से मिलते जुलते वर्ड कॉरोनेक, एलिजी, मोनडी और थ्रोनोडी भी। द करेक्ट आंसर हियर इज डर्ज। डर्ज एक वेलिंग सॉन्ग होता है, दुख भरा गीत होता है, जो कि फ्यूनरल या फिर कॉमेमोरेशन ऑफ डेथ पर गाया जाता है दोस्तों। ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स की तरह ये भी एक लिरिक ऑफ लैमेंटेशन ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज यूफेमिज्म, एन इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन that you use instead of a more direct one when you are talking about something that is unpleasant or embarrassing। जब आप किसी ऐसी बात को बोलना चाह रहे हो जो सामने वाले को हर्ट कर सकती है, तो हम उस बात को सीधे सीधे नहीं बोलते। उसके लिए हम किसी इनडायरेक्ट वर्ड या इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं। अगर आपको बोलना है कि वह मर गया, तो यू विल नॉट से ही डाइड। In place of that, you can say he is no more। तो यूफेमिज्म एक तरीके से सॉफ्ट यूज ऑफ वर्ड्स होता है दोस्तों, जिसमें हम हार्श नहीं, सॉफ्ट वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमें यूफेमिज्म का अपोजिट बताना है, जहां हम जानबूझ के हार्श वर्ड्स का प्रयोग करते हैं और सामने वाले को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। द करेक्ट आंसर इज डिसफेमिज्म। डिसफेमिज्म में ही
हम जानबूझ के अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जबकि यूफेमिज्म में ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करने की कोशिश होती है। डिस्टोपियन एक तरीके का लिटरेचर और फिक्शन होता है दोस्तों, जिसमें कि अनप्लेजेंट इमेजिनरी फ्यूचर वर्ल्ड को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a poetic soliloquy in which the speaker reveals his own character. Usually, a listener is present who does not speak but plays a part in the development of the poem. Examples are Browning's My Last Duchess and Tennyson's Ulysses. Options given are dramatic irony or dramatic monologue. The correct answer is ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग ही एक पोएटिक soliloquy होती है, लेकिन इसमें और ड्रामा में आने वाली soliloquy में ये फर्क होता है कि उसमें जो स्पीकर है वो बिल्कुल अकेला होता है, इसमें स्पीकर अकेला नहीं होता। इसमें उसे सुनने वाले लोग होते जरूर हैं, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं है। उनकी प्रेजेंस की हिंट हमें स्पीकर के वर्ड्स से मिलती रहती है दोस्तों। और ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेज और टेनिसन का यूलिसिस इसके बहुत अच्छे उदाहरण। नेक्स्ट वन इज अ डे टू डे क्रॉनिकल ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड ए डायरी। द मोस्ट फेमस डायरी इन इंग्लिश इज दैट ऑफ सैमुअल पेपीज which details events between Jan 1, 1660 and May 29 blank full stop. Options given are 1679, 1669. The correct answer is 1669 friends. डे टू डे क्रॉनिकल ऑफ इवेंट्स को हम डायरी कहते हैं दोस्तों, और इंग्लिश की सबसे फेमस डायरी सैमुअल पेपीज ने लिखी है, जो उन्होंने 1660 से शुरू की थी और 1669 तक के टाइम तक लिखी थी। इट मींस रेस्टोरेशन एज के बाद वाले 9 इयर्स का ठीक ठीक ब्यौरा हमें सैमुअल पेपीज की लिखी हुई डायरी में मिलता है दोस्तों। सैमुअल पेपीज की ये डायरी ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाला वर्क है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज अ निहिलिस्टिक मूवमेंट इन लिटरेचर एंड आर्ट started in Western Europe early in 20th century. The movement became popular in Paris after World War I, but by 1921 it was replaced by surrealism. 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही बिगिन होने वाला एक मूवमेंट जो कि निहिलिस्टिक मूवमेंट था, मींस वो एक ऐसा मूवमेंट था दोस्तों जिसने कि रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, और फिर इसी मूवमेंट को 1921 में सर रियलिज्म द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड दादाइज्म। तो दादाइज्म एक निहिलिस्टिक मूवमेंट इन लिटरेचर है दोस्तों। इट कंप्लीटली रिजेक्ट्स द रिलीजियस and moral principles. Next one is decadence is a term that denotes the decline or deterioration that marks the end of a great period. The late years of Victorian age witnessed this decadence through the poetry of blank 90s poets. Options are stupid or naughty. The correct answer is नॉटी 90s। नॉटी 90s के पोइट्स ही थे दोस्तों, जो विक्टोरियन एज के एंड में विक्टोरियन एज के आइडियल्स पर प्रश्न उठा रहे थे और एस्थेटिसिज्म की बात कर रहे थे। और टेनिसन के आइडियल्स यानी कि डायडेक्टिसिज्म की नहीं, एस्थेटिसिज्म की बात कर रहे थे। अ वेरी अनप्लेजेंट फ्यूचर वर्ल्ड इज शोन इन दिस टाइप ऑफ फिक्शन। इट्स एग्जाम्पल्स आर अटवुड्स द हैंडमेड्स टेल, Arnold's 1984, and Huxley's Brave New World. Options are utopian or dystopian. The correct answer is dystopian friends. Dystopian ही है जो कि अनप्लेजेंट फ्यूचर वर्ल्ड को दिखाता है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं अटवुड का लिखा हुआ द हैंडमेड्स टेल, ऑरवेल का 1984 और हक्सले का लिखा हुआ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और ये टाइटल उन्होंने अपने किस शेक्सपियरियन वर्क से लिया है, यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द टाइटल ऑफ द डिस्टोपियन नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड
written by Aldous Huxley, has been taken from Shakespeare's play The Tempest or Hamlet? The correct answer is The Tempest friends. द टेम्पेस्ट में ही ये वर्ड्स यूज हुए हैं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और इसी पर ऑल्डस हक्सले ने अपना नॉवल लिख दिया जो कि डिस्टोपियन नॉवल के रूप में वर्ल्ड फेमस हुआ था दोस्तों, एंड इट केम इन 1932. नेक्स्ट क्वेश्चन इज crude composition in verse and poorly executed attempt at poetry is called. The correct answer is doggerel. Next one, a literary device that occurs when the audience or reader knows more than the characters in a story. Options are dramatic poetry or dramatic irony. Dramatic irony is the right answer, friends. ड्रामेटिक आयरनी का मतलब नाट्य विडंबना होती है, इसमें ऑडियंस को तो पता होता है कि करेक्टर के साथ आगे क्या होगा, लेकिन उस करेक्टर को ये नहीं पता होता कि उसके साथ ऐसा होने वाला। सोलिलोक्वी के माध्यम से यागो हमें बार बार हिंट देता है कि अब वो क्या करने वाला है, लेकिन ओथेलो उसके जाल में धीरे धीरे फंसता चला जाता है। ऑडियंस को वो सब बातें पता है जो कि ओथेलो को नहीं पता है दोस्तों। ऐसे ही आयरनी ड्रामेटिक आयरनी होती है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज identify the term that refers to the organization of events and actions in a story to create tension and interest for the reader or audience. Typically, it is divided into 5 parts: exposition, rising action, climax, falling action, and resolution. ये 5 parts हमें ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं दोस्तों। और 15th क्वेश्चन इज Piers Plowman by William Langland is one of the greatest poems of the English Middle Ages. It is also called the options are dramatic monologue or dream allegory. The correct answer is dream allegory. पोएम की स्टार्टिंग में हीरो विल एक मे मॉर्निंग में मेलबर्न हिल्स पर सो जाता है दोस्तों, जहां पर वो सपना देखता है और उस सपने के विजन को ही अपने इस वर्क पियर्स फ्लोमैन में प्रकट करता है। इसीलिए ये ड्रीम एलिगरी है दोस्तों।